मुद्दा चाहे कोई भी हो, कुछ लोग हर मामले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी में रहते हैं। भले ही आम जनता को ऐसे मामले से कोई वास्ता ना हो, लेकिन जनहित के नाम पर कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाती है। ऐसा ही मामला बंबई हाई कोर्ट में सामने आया है। याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर की थी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, लेकिन कोर्ट ने नाम लिया बिना राज्य के राज्यपाल पर ही कठोर टिप्पणी कर दी। इसके साथ ही याचिका खारिज भी कर दी। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। बीजेपी विधायक गिरीश महाजन को महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक को एक जनहित याचिका दायर करनी भारी पड़ गई और उन्हें फटकार खानी पड़ गई। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के राज्यपाल का नाम लिए बिना उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी भी कर दी। याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने गिरीश महाजन की याचिका ठुकरा दी है। साथ में जमा किए गए 10 लाख रुपए भी जब्त कर लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता गिरीश महाजन का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित नियमों को बदलकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 12 एमएलसी के नामांकन को लेकर लेट लतीफी कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का गला घोटने का काम नहीं है क्या? हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि राज्य के 2 प्रमुख संवैधानिक पद यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री में कोई तालमेल नहीं है। इससे राज्य का नुकसान हो रहा है। 8 महीने हो गए हैं और विधान परिषद के 12 सदस्यों के नामांकन का काम पूरा करने का आदेश दिए हुए, लेकिन आदेश का सम्मान नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में राज्यपाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कोर्ट का इशारा साफ साफ उनकी ही ओर था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि विधानसभा से अध्यक्ष के चुनाव से जनता का कोई सीधा लेना देना है क्या? यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को लोकसभा अध्यक्ष का नाम पता है? विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, कैसे होगा, इससे जनता के हितों का नुकसान या फायदा कैसे है? ये जनहित का सवाल कैसे हो गया? इस तरह के सवाल हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक के सामने दागे। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी याचिका दायर कर कोर्ट का वक्त बर्बाद ना करें। सीएए विरोधी आंदोलन एक बार फिर सुर्खियों में आता दिख रहा है। मामला आंदोलनकारियों की रिकवरी नोटिस से जुड़ा हुआ है। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को प्रशासन ने वसूली के नोटिस भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर योगी सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए इन्हें वापस लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन यूपी सरकार ने कोर्ट के निर्देशों को भी नजरअंदाज करने की तैयारी शुरू कर दी है। आखिर क्या है यूपी सरकार का वो कदम जिसने मचाया है हड़कंप? देखते हैं ये रिपोर्ट। सीएए विरोधी आंदोलन को लेकर योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिसों पर फिर से माहौल गर्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के संकेत दिए हैं। यूपी सरकार फिर से रिकवरी नोटिस जारी कर रही है, जबकि सीजेआई की नाराजगी के बाद यूपी सरकार ने सारे रिकवरी नोटिस वापस ले लिए थे। दावा किया जा रहा है कि कुछ आरोपियों को क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने का नोटिस मिला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वापस लेने के आदेश दिए थे। अदालत ने कहा था कि हमारे फैसले के खिलाफ है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सीजेआई एनवी रमन के साथ बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने तो यहाँ तक कहा था, अगर सरकार नहीं मानी तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। हम आपको बताएंगे कि कैसे अदालत के फैसले का पालन किया जाना चाहिए। जिसके बाद यूपी सरकार ने नोटिस वापस ले भी लिए थे, लेकिन अब एक बार फिर यूपी सरकार अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ गई और एक बार फिर उसने नोटिस भेज दिए। इतना ही नहीं, लखनऊ जोन के क्लेम ट्रिब्यूनल की प्रेसिडेंट प्रेम कला सिंह ने आरोपियों से पूछा कि वो बताए कि उनकी संपत्ति क्यों न जब्त की जाए। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इस मामले में दिसंबर 2019 में 130 लोगों को नोटिस भेजे थे। उसके बाद के दौर में सरकार 274 नोटिस जारी कर चुकी है। इनमें लोगों से लाखों की रिकवरी करने की बात कही गई है। हालांकि बाद में 38 मामलों को बंद कर दिया गया, जबकि 236 में रिकवरी की बात शामिल थी। यानी यूपी सरकार कोर्ट से सीधी टक्कर लेती नजर आ रही है। ऐसे में अब क्या होगा कोर्ट का अगला कदम, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, तो वहीं कई जगहों से ईवीएम के मूवमेंट पर भी बवाल मचा हुआ है। ईवीएम में फेरबदल को लेकर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों ईवीएम को लेकर उठ रहे हैं सवाल। चुनाव के नतीजे आने में अब 24 घंटों से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन नतीजों से पहले ईवीएम को लेकर जो हंगामा बरपा है उसने बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले बोले और बीजेपी पर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। पहाड़िया मंडी के मतगणना केंद्र पर ईवीएम में फेरबदल का आरोप लगाते हुए मंगलवार शाम सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। ईवीएम लेकर मतगणना स्थल से बाहर निकले एक ट्रक को रोक लिया गया। उस ईवीएम की जांच की मांग के साथ धरने पर बैठ गए। सपा का आरोप था कि वाराणसी शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम में फेरबदल की गई है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने सपा कार्यकर्ताओं के आरोप को निराधार बताया है।
ईवीएम बुधवार को मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मतगणना में धांधली की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने का समाचार उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा को चौकन्ना रहने का संदेश दे रहा है। मतगणना में धांधली की कोशिश को नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ तैयार रहें। युवा लोकतंत्र व भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। वाराणसी में ईवीएम को लेकर मचे हंगामे के बीच देर रात मिर्जापुर के बथुआ में पॉलिटेक्निक में बने स्ट्रांग रूम के सामने प्रदर्शन शुरू हो गया था। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि अंदर से बीप की आवाज आ रही थी। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे सपा अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी ने बीप की आवाज के जांच की मांग की है। काउंटिंग से पहले ईवीएम और बैलेट बॉक्स में धांधली पर छिड़ा ये विवाद मंगलवार को 5 शहरों तक पहुंच गया है। ज्यादा बवाल वाराणसी में हुआ। ये खबर लखनऊ पहुंची तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ईवीएम की रक्षा की अपील की। सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम को घेर लिया। बवाल बढ़ता देख 15 थानों की फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा। इसके बाद अर्धसैनिक बल की टीम पहुंची। देर रात कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा, ईवीएम मूवमेंट प्रोटोकॉल में चूक हुई है, जिसकी रिपोर्ट आयोग को भेजी गई है। यूपी में 7 मार्च को मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी को इंतजार है 10 मार्च का, जिस दिन नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि जनता ने यूपी को अगले 5 साल के लिए किसके हाथों में सौंपा है। लेकिन उससे पहले यूपी में एक मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिससे विपक्ष लाल पीला हो गया है। आखिर क्या है मामला जिसने मतगणना से पहले मचा दिया बवाल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में काउंटिंग से पहले बवाल तेज हो गया है और विपक्ष खूब हंगामा कर रहा है, जिसका कारण है ईवीएम। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे में यूपी में ईवीएम और बैलेट बॉक्स की छेड़छाड़ को लेकर बीते दिन 5 शहरों में जमकर हंगामा हुआ। सबसे ज्यादा बवाल वाराणसी में हुआ। यहाँ पहड़िया मंडी स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर एक गाड़ी से ईवीएम मिली। ये खबर लखनऊ पहुंची तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ईवीएम की रक्षा की अपील की। ईवीएम को लेकर वाराणसी, बरेली और सोनभद्र में ईवीएम और बैलेट पेपर मिलने के बाद विपक्ष भाजपा पर काउंटिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए हमलावर है। समाजवादी पार्टी के बाद उनके सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को तत्काल हटाने की मांग की है। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का आरोप है कि मंगलवार शाम करीब 6 बजे ईवीएम से लदी 3 गाड़ियों को ट्रेनिंग के बहाने ले जाया जा रहा था। पार्टी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, उधर बरेली के बहेड़ी में कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बॉक्स मिले, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इसके अलावा सोनभद्र में बैलेट पेपर्स से भरे बॉक्स मिलने के बाद राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास सपाइयों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि प्रशासनिक अधिकारी बैलेट पेपर्स को बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जालौन में स्ट्रांग रूम परिसर में बार-बार आ जा रही एक कार से सपा कार्यकर्ताओं ने प्लास, छेनी और हथौड़ा बरामद किया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं सुल्तानपुर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। यानी साफ है कि बीजेपी धांधली करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन सपा बीजेपी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे रही है। ऐसे में अब डीएम को हटाने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी अब कौन सी नई चाल चलती है। देश में जब से मोदी सरकार आई है, देश गर्त में जा रहा है और यह आरोप है विपक्ष का, जिसके चलते विपक्ष ने मोदी विरोधी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर तीसरे मोर्चे का राग अलापा है और भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कुछ बोली ममता, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बार बार बीजेपी को पटकनी देकर जीत का परचम लहरा रही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर तीसरे मोर्चे का सुर छेड़ा है। ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से तीसरे मोर्चे को बनाने की कवायद में जुटी हुई हैं। हालांकि वो बार बार फेल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि सभी दलों का कहना है कि बिना कांग्रेस के बीजेपी को हराना नामुमकिन है। लेकिन ममता खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना संजो रही हैं, इसलिए वो बार बार तीसरे मोर्चे का राग अलापती नजर आती हैं और कांग्रेस की काट करती नजर आती हैं। अब इसी बीच ममता ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र पर शासन कर रही है, क्योंकि फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। ये सुझाव भी दिया कि अन्य राजनीतिक दलों को विकल्प बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा, क्योंकि केवल बयान देने से कोई फायदा नहीं होगा। ममता बनर्जी का इशारा साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ था। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने भाजपा का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि आप केंद्र में हैं, क्योंकि इस समय कोई विकल्प नहीं है। जिस क्षण कोई वैकल्पिक शक्ति सामने आएगी, आप सत्ता में नहीं रहेंगे। वैकल्पिक सत्ता बनाने के लिए राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। केवल बयान देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने तीसरे मोर्चे के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना सांसद संजय राउत,
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन सहित कई लोगों से मुलाकात भी की थी। हालांकि सभी ने ममता को सलाह दी है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन ममता ने एकला चलो की नीति पर काम करना शुरू कर दिया। अब देखना होगा कि ममता की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। एक के बाद एक महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के घर ईडी के छापे मरवा रही है। जल्द ही महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है, लेकिन बीजेपी की इस रणनीति पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी चुनाव 2022 का आगाज होने वाला है, इसलिए इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में काफी हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपने इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों से काम करवा रही है और अपने फायदे के लिए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के घर छापे पड़वा रही है, ताकि बीजेपी को आगे होने वाले चुनाव में फायदा मिल सके। नेताओं पर लगातार हो रहे ईडी के छापे से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के नेता बीजेपी पर काफी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगी दल शिवसेना ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों को अपने एटीएम की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लोगों को टारगेट कर रही है। केवल शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस पर ही रेड हो रही है। सरकार ये दबाव बनाने के लिए कर रही है ताकि सरकार गिराई जा सके, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सभी सहयोगी दल एक दूसरे के साथ खड़े हैं और मजबूती से बीजेपी का सामना कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद संजय राउत का साथ दिया और पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस उनकी पार्टी के साथ है। पत्र में लिखा है कि मोदी सरकार विपक्ष को शांत करना चाहती है, लेकिन इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मिले इस सपोर्ट के लिए उन्हें शुक्रिया कहा है। सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी की ओर से लिखे गए पत्र की फोटो शेयर कर ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि शुक्रिया राहुल गांधी जी, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता की रक्षा के हमारे प्रयास में हमें एक साथ लड़ना होगा। ये न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि खतरनाक भी है कि केंद्रीय एजेंसियां एक पार्टी के गुलामों की तरह व्यवहार कर रही हैं, पर मुझे यकीन है ये भी गुजर जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में ईडी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही शिवसेना नेता राहुल कनाल के यहाँ भी कल छापेमारी की गई। लेकिन अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन बीजेपी की इस रणनीति पर कितना पानी फेर पाता है। मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर अब विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। सपा के बाद कांग्रेस ने भी ईवीएम को लेकर बीजेपी को घेरा है, तो वहीं बीजेपी ने इसे हार का डर बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ ईवीएम की सुरक्षा में जुट गए हैं। अखिलेश यादव के बाद किसने क्या कहा ईवीएम को लेकर, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कल यानी 10 मार्च को इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब कुछ ही वक्त बचा है जब चुनावों के रिजल्ट सबके सामने होंगे, लेकिन ईवीएम को लेकर मचा बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। सपा के बाद कांग्रेस ने भी ईवीएम को लेकर बीजेपी पर शक जताया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। संजय निरुपम ने कहा है, बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम हैक करके दिखाया था। ये विवाद का विषय है। देश ने ईवीएम को मंजूर कर लिया है, लेकिन ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। ईवीएम पर हंगामे के बीच सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में बीती रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की ईवीएम के खेल का पर्दाफाश किया था। अखिलेश ने सीएम योगी और बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री योगी के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव जिला अधिकारियों को फोन करके कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हार रही हो वहां काउंटिंग धीमी करते हुए रात तक ले जाना है। इसके साथ ही अखिलेश ने ईवीएम और बैलेट बॉक्स चोरी होने और बदले जाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से काउंटिंग के वक्त तक ईवीएम स्ट्रांग रूम की रखवाली करने को कहा है। सपा के कई नेताओं ने भी अखिलेश की बात को दोहराया है। वहीं एसपी बघेल ने अखिलेश के आरोपों को खारिज करते हुए पूछा है कि अगर ईवीएम में धांधली आसान है तो बीजेपी उन राज्यों में भी सरकार क्यों नहीं बना लेती जहां विपक्षी दलों की जीत हुई। मध्य प्रदेश, झारखंड से लेकर दिल्ली तक का उदाहरण देकर उन्होंने पलटवार किया है। ईवीएम पर हंगामा फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने अपने स्तर पर 80 से ज्यादा सपा गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में दल तैयार किए हैं, जो ईवीएम की सुरक्षा करेंगे और बीजेपी की हड़चाल को नाकाम करेंगे।
देश में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें नतीजों पर गड़ी हुई हैं और नतीजे आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन इससे पहले सभी दल सचेत हो चुके हैं और किसी भी तरह की कोई चूक करके विरोधी दल को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। कांग्रेस और आप ने गोवा में अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आखिर क्या है इन दलों की रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट। जिन 5 राज्यों में मतदान संपन्न हुआ है उनमें से गोवा भी एक है, जहां 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ था। वर्तमान में गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2017 में हुए चुनावों में बीजेपी ने ये सरकार कैसे बनाई थी, इस बात से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में बीजेपी की जोड़ तोड़ की नीतियों को जानते हुए सभी दल पहले ही सचेत हो चुके हैं और पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते। खासकर कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि 2017 में गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने सरकार बना ली थी और अब दोबारा ऐसा ना हो इसलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। दरअसल पिछले चुनाव में 17 सीटें लाने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी थी, इसलिए इस बार उसने अपने सभी 37 प्रत्याशियों को नतीजे आने के पहले ही 2 होटलों में शिफ्ट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन सभी बातों का खंडन किया जा रहा है। वहीं ऐसा करने वाली इकलौती कांग्रेस ही नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी दल बदल के डर से अपने प्रत्याशियों की घेराबंदी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि राज्य के कुछ स्थानों पर आप उम्मीदवारों को एक साथ रखा गया है। वहीं एग्जिट पोल आने के बाद से नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने विपक्षी दलों की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है। खास बात है कि कांग्रेस राज्य में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार है। इस तैयारी से साफ है कि इस बार गोवा में बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। खैर, किसकी रणनीति होगी कामयाब, ये तो कल साफ हो ही जाएगा। ये रात गुजर जाए, नया सवेरा आ जाए और बस वो फैसला हो जाए जो दिग्गजों की किस्मत को चमकाएगा, राजनीतिक दलों को सरताज बनाएगा। फैसले का इंतजार हर किसी को है। जनता नई सरकार के लिए बेकरार है। दिग्गजों को सत्ता की आस है। आने वाला कल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की सियासत के लिए एक नया दिन लेकर आएगा और ये बताएगा कि अब की बार किसकी सरकार। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। ईवीएम के ताले खुलने वाले हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ने के साथ वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे धड़कनें बढ़ रही है, सांसें थम रही है। सत्ता पर काबिज होने की बेसब्री सियासतदान को बेचैन कर रही है। मन में चलती उतल फुतल के बीच बस कुछ घंटों का इंतजार है, क्योंकि कल ही तय होगा कि गुरुवार किसे सत्ता का गुरु बनाएगा। 10 मार्च की तारीख राजनेताओं की ताजपोशी को तय करेगी। कल किसकी चमकेगी किस्मत। यूपी में बीजेपी योगी राज के लिए बेकरार है, तो अखिलेश भी साइकिल से सत्ता का सफर के लिए तैयार है। वहीं पंजाब में कांग्रेस कर रही है इतिहास दोहराने की तैयारी, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि सरकार बनेगी हमारी। पहाड़ों पर भी बीजेपी से लेकर कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर है जीत के ताल, जबकि गोवा में बीजेपी का है बुरा हाल। मणिपुर के दंगल में भी राजनीतिक दल कर रहे हैं मंगल की आस, लेकिन सत्ता किसी एक को मिलेगी। अग्निपथ को पार कर विजय पथ के सहारे सरकार किसी एक की ही बनेगी। अब की बार किसकी सरकार। 5 राज्यों में राजनेताओं को सदन की दहलीज पार करने में वैसे तो 690 सीटें अहम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की 403 में से 202, पंजाब की 117 में से 59, उत्तराखंड की 70 में से 36, मणिपुर की 60 में से 31 और गोवा की 40 सीटों में से 21 सीटें तय करेगी कि अब की बार चुनावी घमासान को जीतकर कौन बनता है सत्ता का सुल्तान, कौन बनाएगा जीत का रिकॉर्ड। 5 राज्यों में हुए चुनाव में अब की बार कई जगहों पर जमकर वोटों की बारिश हुई, तो कई जगह सूखा पड़ा रहा। वोटिंग के बदलते पैटर्न के बीच देखना ये होगा कि आखिर कौन सियासत का बादशाह बनकर सामने आता है। क्या एक बार फिर बीजेपी सरकार के लिए खुलेंगे सत्ता के द्वार, या फिर विपक्ष दल बनाएंगे सरकार। पिछले 14 दिन से जारी यूक्रेन रूस विवाद में अब थमने की उम्मीद दिखाई देने लगी है, क्योंकि रूस की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के चलते अब यूक्रेन घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और इस बात के संकेत दिए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। अब क्या है यूक्रेन में हालात और क्या कहा जेलेंस्की ने, देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद अपने चरम पर है, जिसने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमलों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सभी को चौंका दिया, लेकिन उनका ये बयान यूक्रेन में मची तबाही को रोक सकता है। दरअसल जेलेंस्की ने कुछ ऐसा कह दिया जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन सुनने के लिए बेताब थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। वो 2 अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए भी तैयार है।
बता दें कि ये वही क्षेत्र हैं जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने से ठीक पहले आजाद घोषित किया था और अलग देश की मान्यता दी थी। जेलेंस्की ने जिन 2 मुद्दों पर रूस की बात मानने के संकेत दिए हैं, उन्हीं मुद्दों को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जड़ माना जा रहा है। दरअसल लाख कोशिशों के बाद भी रूस अपने कदम पीछे लेने को राजी नहीं था। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस को शांत करने के उद्देश्य से जेलेंस्की ने ये फैसला लिया है। नाटो की सदस्यता का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वो ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों के बल कुछ मांग रहा हो। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने नाटो के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे ये समझ आ गया है कि नाटो हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता। जब मुझे ये बात समझ में आई तब मैंने नाटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ दिया। नाटो विवादित चीजों और रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। अब जेलेंस्की के बयान से साफ है कि वो युद्ध विराम चाहते हैं और रूस के सामने घुटने तक टेक चुके हैं। लेकिन जेलेंस्की की ये पहल क्या वाकई यूक्रेन में लाएगी शांति? अब क्या होगा रूस का कदम, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता ने दिए राजनीति से किनारा करने के संकेत। कांग्रेस से ही राजनीति की शुरुआत करने वाले नेता ने राजनीति के एक अखरा कांग्रेस से ही सीखा था, लेकिन अब ये कद्दावर नेता अपनी सियासी पारी को ही खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखा है। तो कौन है कांग्रेस के ये नेता जो अब राजनीति के मैदान से खुद को कर रहे हैं अलग? देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के एक बड़े नेता पार्टी को गुड बाय कहने वाले हैं। इस नेता की ईमानदारी की तारीफ विपक्षी नेता भी करते रहे हैं। यूपीए सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस नेता को इनकी ईमानदारी और अपने काम के प्रति इनकी निष्ठा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। दरअसल राजनीति में मिस्टर क्लीन के नाम से पुकारे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा कि वो अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 81 साल के एंटनी ने सोनिया गांधी से कहा कि 2 अप्रैल को उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब इसके बाद वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। एके एंटनी इस समय केरल से राज्यसभा सांसद हैं। एके एंटनी ने ये भी कहा कि वो अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, जल्द ही वो तिरुवनंतपुरम में शिफ्ट होंगे। एके एंटनी को सक्रिय राजनीति में 52 साल हो चुके हैं। एके एंटनी पहली बार 1970 में केरल से विधायक चुने गए थे। वो कांग्रेस युवा और छात्र विंग के नेता भी रह चुके हैं। एंटनी 3 बार केरल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 37 साल की उम्र में एके एंटनी केरल के मुख्यमंत्री बने थे। 1978 में जब कांग्रेस टूटी तो एंटनी ने केरल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। इसके बाद एंटनी ने शरद पवार की कांग्रेस एस से अलग होकर कांग्रेस ए बना ली। कुछ वक्त के बाद कांग्रेस में ही इस पार्टी का विलय हो गया था। वो एके एंटनी ही थे जिन्होंने इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी की आलोचना की थी और साथ में इमरजेंसी को हटाने के लिए कहा था। 10 साल तक एंटनी कांग्रेस संसदीय समिति के प्रेसिडेंट रहे और 5 बार विधानसभा पहुंचे। 3 बार एके एंटनी केंद्रीय मंत्री रहे और 5 बार राज्यसभा पहुंचे हैं। अब एके एंटनी के खत को सोनिया गांधी क्या जवाब देती है, इस पर सबकी नजर है। महामारी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे देश के लोगों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है, तो वहीं मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेचकर अपना आर्थिक घाटा पाटने की जुगत लगा रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने अब सरकारी कंपनियों की जमीन बेचने का ऐलान कर दिया है। क्या है मोदी सरकार का ये कदम, देखते हैं ये रिपोर्ट। बजट पेश करने के बाद से ही केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों और सरकारी संपत्ति को बेचकर संसाधन बटोरने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब सभी आर्थिक क्षेत्रों से सरकार के निकलने की बात कह चुके हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हों या सरकारी एजेंसियां, इनकी खाली पड़ी जमीन, भवन या संपत्तियों को बेचकर सरकार पैसे जुटाएगी। इस काम के लिए केंद्र सरकार ने एक कंपनी का भी गठन कर दिया है। इस कंपनी का नाम है राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम। इस कंपनी पर पूरी तरह से सरकार का मालिकाना हक होगा। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पहली बार इस तरह से संपत्तियों की बिक्री का प्रस्ताव रखा गया था। इसी कड़ी में सरकार ने अब कंपनी का गठन कर दिया है। इस साल आम बजट से एक दिन पहले पेश आर्थिक सर्वे में राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम के गठन का जिक्र किया गया था। सर्वे में ये माना गया था कि एनएलएमसी के पास केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों की 3400 एकड़ जमीन और दूसरे एसेट की बिक्री के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, बी&आर, बीईएमएल, एचएमटी लिमिटेड और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों ने भूमि मौद्रीकरण निगम के पास अपनी संपत्तियों के ब्यौरे भेज
भेज दिए हैं। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 से लेकर 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार सभी प्रमुख एसेट बेच के करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी, जिनमें सड़कें, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन के अलावा दूरसंचार क्षेत्रों की संपत्तियां ही करीब 83% हैं। कई सरकारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका रणनीतिक विनिवेश हुआ है या बंद हो गई हैं। सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम ऐसी कंपनियों के लिए काफी अहम है। राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम सरकार के मोनेटाइजेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद के साथ तकनीकी सलाह भी देगा, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि इस वक्त देश बेरोजगारी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। क्या मोदी सरकार का ये कदम इस दिशा में कारगर